बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफान हूँ। DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अताउल्लाह तारड़, दो शख्सियात ने सियासी जमातों को इन कैमरा ब्रीफिंग दी और इस इन कैमरा ब्रीफिंग में उन्होंने पाक भारत तल्लुकात के हवाले से बात की, खास करके जो पाकिस्तान की रियासत का हुकूमत वक्त का मौकफ है उस हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया और पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत, पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत एक पेज पर है। DGISPR ने उस हवाले से एक बड़ा अच्छा और एक बड़ा मुदल्लल किस्म का मौकफ जो है वो पूरी कौम के सामने रखा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने इस हवाले से जो दरपेश चैलेंजेस हैं उस पर तफसीली रोशनी डाली और आगाह किया पूरी कौम को। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इस हवाले से बात करूंगा। दूसरा, जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल है, इस हवाले से फैसला महफूज हो चुका है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह, इनकी सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस, PTI के वकील, सब फेरिकैन के मौकफ को सुना गया और अब यह फैसला हो गया महफूज। इसका शॉर्ट ऑर्डर एक्सपेक्टेड है कि इसी हफ्ते के अंदर आएगा और जस्टिस अमीनुद्दीन कह रहे हैं कि जी हम इसका मुख्तसर फैसला इसी हफ्ते के अंदर जारी करेंगे। इस हवाले से भी बात करूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस हसन नजर रिजवी, जस्टिस मुसरत अली और फिर एक और जज थे, मेरा ख्याल है उनका नाम है जस्टिस जमाल मंदोखेल। इन 7 जजेस ने इस केस की समाअत की। इस दौरान जजेस के जो रिमार्क्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, उस हवाले से भी बात करूंगा। पहले तो जो खबर है ना उसके ऊपर मैं आने जा रहा हूं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अताउल्लाह तारड़, इन दो शख्सियात ने सियासी जमातों को इन कैमरा ब्रीफिंग के दौरान शुरा की गुफ्तगू के जो अहम निकात हैं वो सामने आए हैं। मतलब इन दो शख्सियात की जो गुफ्तगू है उसके अहम पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। वो ये है कि जी शुरा ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस जैसे वाकयात में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद पूरी दुनिया तक पहुंचाए जाएंगे। भारत का स्याह चेहरा अक़वाम आलम में बेनकाब किया जाएगा। भारत पहलगाम समेत माजी में किए गए दहशत गर्दी के वाकयात का इल्जाम पाकिस्तान पर जड़ता रहा। पाकिस्तान की जो है वो हुकूमत, उसने भी एक बड़ा अच्छा नैरेटिव रखा है इस हवाले से। फिर कहा जा रहा है कि जी भारत की हुकूमत अपने नापाक अज़ाइम पर पर्दा डालने की खातिर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर रही है। ब्रीफिंग के दौरान शुरा ने कहा कि भारत ने जो इल्जामात लगाए इनके शवाहिद आज तक मुहैया न कर सका। पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी के वाकयात में भारत का वाज़े हाथ है। फिर कहा जा रहा है कि तमाम सियासी हमायतीन ने यकजा होकर अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होने के अज़म का यादा करते हुए कहा कि मसला कश्मीर पूरी दुनिया के सामने दोबारा उभर कर सामने आया। शुरा ब्रीफिंग ने भारतीय आबी जारियत के मंसूबों को पाकिस्तान की रेड लाइन करार दिया और मुत्तहिद होकर भारत का घनौना चेहरा अक़वाम आलम को दिखाने से इत्तफाक करते हुए कहा कि मुल्क की सलामती और वकार के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद मतलब जो आपको पता है कि भारत ने जिस तरह से पहलगाम का ड्रामा रचाया और फिर एक देखे ना एक नैरेटिव बनाया भारत ने कि जी पहलगाम वाकया हुआ, पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब पहलगाम वाकये के अंदर भारत की अपनी जो वहां की ऑपोजिशन की जमातें वो मोदी सरकार को हद पे तनकीद का निशाना बना रही हैं और कह रही हैं कि मोदी एक बहुत ही घटिया और एक बहुत ही गंदा आदमी, कि उसको यार इतना बड़ा ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी। आपको याद होगा कि जब भारत ने इससे पहले पुलवामा वाला ड्रामा रचाया था उसमें भी इन्होंने क्या किया कि अगस्त 2019 में अपना जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन 370 उसको साइड पे करके कश्मीर को एक अलग रियासत कायम करने के हवाले से क्या किया था, आपको याद होगा ना। फिर भारत ने पहलगाम का जो ड्रामा रचाया था उसका इल्जाम भी बराह रास्त पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत और रियासत के ऊपर लगा दिया। और देखें ना भारत कर क्या रहा है, पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी को एक खतरा बना रहा है। और भारत चूंकि खुद टेररिज्म में इन्वॉल्व है, दहशत गर्दी में इन्वॉल्व है, तो भारत की दहशत गर्दी के वाज़े सबूत पाकिस्तान की रियासत के हाथ में और हुकूमत के हाथ में मौजूद है। और सर अगर कोई ये समझता है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का झूठा बयानिया रचाकर पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत पर काउंटर अटैक करेगा
या एक ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसको बुनियाद बनाकर एक ऐसा मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा, तो भारत को उसका बड़ा सख्त और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और मोदी सरकार को यह पता है कि पाकिस्तान की जो रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत, वो उसको किसी तौर भी माफ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मोदी सर मुसलमानों का कातिल है, सिखों का कातिल है, हिंदुओं का कातिल है। वहां इंडिया के जो लोग हैं उनके राइट्स का कातिल है, उनके हकूक के ऊपर वो किस तरह से काबज है, किस तरह से वो बैठे उन हकूक के ऊपर काबज हुआ हुआ है। और भारत के अंदर इलेक्शंस होने हैं, जितनी स्टेट्स के अंदर होने हैं, मोदी का सफाया हो जाना, क्योंकि सर मोदी साहब जो है उनके खिलाफ तो पूरा भारत खड़ा हुआ है, यूनाइट है, मुत्तहिद होकर खड़े हैं कि मोदी के जो बारे में पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत ने मौकफ रखा है वो बहुत वाजे है कि भारत कोई भी मिस एडवेंचर करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक इंसाफ, जो कहती है कि जी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, एपीसी होनी चाहिए। देखें, तहरीक इंसाफ ऐसे इस नाजुक सूरत हाल में जब मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं दहशतगर्दी के हवाले से, जब मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के हवाले से, तो तहरीक इंसाफ ने इस जो है ना इन कैमरा ब्रीफिंग का बायकॉट किया और इसमें वो शरीक नहीं हुए, इसमें वो इस इजलास में नहीं आए। अब ये जो इजलास था दरअसल ये पाकिस्तान की सालमियत से मुतल्लिक था, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं करना था या किसी पॉलिटिकल पार्टी को निशाना बनाना मंजिल मकसूद नहीं था। लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ ने इस इन कैमरा इजलास का बाइकआउट किया, ना सिर्फ बाइकआउट किया बल्कि इसके ऊपर सवाल भी उठा दिए। ठीक है ना, अब वो कह रहे हैं कि जी इसकी जरूरत नहीं थी, एपीसी बुला लेते, तो जब एपीसी बुलाएंगे फिर ये बाइकआउट कर देंगे। अब इतने नाजुक वक्त में जब तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो खुद को एक पॉलिटिकल पार्टी कंसीडर करते हैं उनका आप असल में जो किरदार है उसको मुलाजा फरमाएं कि वो क्या है। कि जब पाकिस्तान की बारी आई है तो किस तरह से साइड पर होकर बैठ गए कि जी नहीं, जरूरत ही नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का मसला भाई, सबको एक होना पड़ेगा, सब एक होकर बैठे, एक मेज पर बैठे, सियासी इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए सबको यकजा होकर मुत्तहिद होकर कौमी इत्तफाक राय पैदा करने की जरूरत है। लेकिन तहरीक इंसाफ नहीं आई, खैर उसका अपना फैसला है। अब जो दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है वो ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने सिविलियंस का जो फौजी अदालतों में ट्रायल है इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया। अब ये जो फैसला है ना, ये फैसला सर पाकिस्तान में सियासी हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और आपको पता है कि जो 9 मई 2023 हुआ था पाकिस्तान के अंदर, जिसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला हुआ, रियासत के रेट को चैलेंज किया गया, एक फौजी बगावत करवानी थी, जनरल आसिम मुनीर का बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तख्ता उलटना था, फिर पाकिस्तान की फौज में जो लड़ाई पड़वाने की कोशिश की जा रही थी, फिर जिस तरह से 9 मई 2023 करवाने का मकसद ये था कि जो रियासत और हुकूमत जो है उसको इस हद तक कमजोर कर दिया जाए कि लोग इस पर उंगलियां उठाए, लोगों का इस पर से तबार उठ जाए। और ये 9 मई 2023 किस लिए हुआ था? ये स्ट्रेटेजी थी ना कि कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमला हुआ, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया, फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर पर हमला हुआ, उसके बाद जो हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है उसको किस तरह से तबाह किया गया। अब जो सिविलियंस हैं उनका फौजी अदालतों में ट्रायल, इस हवाले से देखें केस एक सवाल के ऊपर खड़ा है और उसकी बुनियाद एक सवाल है, और वो ये है कि क्या सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। अब इस पर पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ लॉ के लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी मुख्तलिफ आराम मौजूद है। कुछ जो हमारे माहिर कानून है, जो लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये समझते हैं कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए। कुछ समझते हैं कि अगर ये होता है तो इससे पाकिस्तान की जगन सही होगी। अब देखें माजी के अंदर मुख्तलिफ आप नौयत के केसेस उठाकर देख लें कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर ही माजी के अंदर फौजी अदालतें बनती रही हैं, फौजी अदालतें बनी ना, और फौजी अदालतें बनना कोई गलत तो नहीं। अगर इसका तसव्वुर कोई कहता है कि पाकिस्तान के कानून में इसका कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है तो सर उठा कर देखें, जहां पर फौजी अदालतों की जरूरत है वहां पर बननी चाहिए। अब ये सवाल एक जो है ना, एक सवाल ये इस पूरे केस के ऊपर इन्हसार करता है। अब इस हवाले से मैं आपको जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि जो सिविलियंस का जो फौजी अदालतों में ट्रायल है, इस हवाले से खबर यह है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील का फैसला महफूज कर लिया गया। अब इस फैसले के ऊपर देखते हैं क्या आता है, क्या फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने इसका फैसला महफूज किया है। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 9 मई को दिन 3 बजे से शाम 7 बजे तक 4 घंटों में
39 फौजी तनसीबात पर हमले हुए, 23 फौजी तनसीबात पर जो है वो पंजाब में हमले हुए, 8 KPK सिंध में एक फौजी तनसीब पर हमला हुआ। अब इसमें अटॉर्नी जनरल ने जो रिमार्क्स दिए उस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या फौज ने किसी अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी की। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि फौजदारी कार्रवाई तब होती जब जुर्म किया होता। महकमाना कार्रवाई 9 मई का वाकया ना रोकने पर की गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक वाज़ेह है कि महकमाना कार्रवाई के साथ फौजदारी सजा भी होगी। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तहम्मुल का मुजाहरा करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। बादशाह अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। केस की समाअत मुकम्मल होने पर आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जी हम इसी हफ्ते के अंदर जो है ना वो शॉर्ट ऑर्डर सुना देंगे, हम इसी हफ्ते के अंदर शॉर्ट ऑर्डर सुना देंगे। अब इसमें फैसला क्या आता है अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल एक जो है वो एक जो अटॉर्नी जनरल ने बात की है उसमें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि 5:40 पर शाम को कोर कमांडर लाहौर पर हमला हुआ। शाम 5:40 से लेकर 9 बजे तक लाहौर को गैर फाल रखा गया, मतलब लाहौर कोर गैर फाल रही। फिर उसमें कहते हैं कि पाकिस्तान में एक साबिक वज़ीर-आज़म को फांसी हो गई थी, रद्द अमल में इसी पार्टी ने वो नहीं किया जो 9 मई को हुआ। रावलपिंडी में एक साबिक वज़ीर-आज़म को 2007 में कत्ल किया गया। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि जमहूरियत बहाली तहरीक में सारी जमातों पर पाबंदी थी। MRD की तमाम क़यादत पाबंद सलासल थी। असगर खान 3-3.5 साल तक नजरबंद रहे। इस दौरान भी 9 मई जैसा कदम किसी ने नहीं उठाया। 9 मई को रिएक्शन भी हुआ और अगर ये हुआ तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। हमारा मुल्क एक आम मुल्क नहीं है, जियोग्राफी की वजह से हमें काफी खतरात का सामना रहता है। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये सवाल तो हमारे सामने है ही नहीं कि जुर्म हुआ है या नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई के जुर्म से किसी को इंकार नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप अपील की तरफ आए, अपील का बताएं। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक वाज़ेह है कि महकमाना कार्रवाई के साथ फौजदारी कार्रवाई भी होगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि भुट्टो की फांसी के वक्त लोग गिरफ्तारियां देते थे, लोगों ने खुद को आग लगाई, खुद सोजियां की, किसी ने इस वक्त प्रॉपर्टी को आग नहीं लगाई। अब सवाल देखें ये बनता है कि अगर 9 में हुआ, उसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना कहें, उसको एक स्ट्रेटेजी कहें, उसको एक सानिया कहें कि वो रियासत के खिलाफ हुआ, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ हुआ, पाकिस्तान के इदारे को टारगेट करना था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फर्द वाहिद वो शख्सियत थे जो टारगेट थे, जो उनको टारगेट करना मंजिल मकसूद था, वो नाकाम हो गया। अब उसमें फैज हमीद साहब का क्या रोल था, बाजवा डॉक्ट्राइन का क्या रोल था, वो सारी चीजें तो सबको पता है। मैं कई दफा 1000 दफा ये बातें कर चुका हूँ, लेकिन इमरान खान साहब का जो उसमें रोल था वो किसी से ढका छुपा नहीं था। और अगर खान साहब को इस केस में सजा हो जाती है तो कोई एक्सपेक्ट ना करे कि सिविलियंस को सजाएं नहीं होगी। बहुत से सिविलियंस के केस फौजी अदालतों में चलने हैं, बहुत से सिविलियंस जो है, देखिए अगर ATC कोर्ट्स ही बन गई, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ये केसेस चलने स्टार्ट हो गए और अगर आईनी बेंच ने फैसला दे दिया कि जी चलाओ ATC कोर्ट्स में केसेस, बचना सर फिर भी किसी ने नहीं है। फंस गई जहां शिकंजे अंदर जिमें वेलने विच गन्ना, फस गई जहां शिकंजे अंदर जिमें वेलने विच गन्ना, रोन को होन रवे मोहम्मद होन रवे ते मन्ना। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाल आने के बाद।